नमस्कार। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम और मानवीय फैसले पर बात करने वाले हैं। ये 12 नवंबर 2025 का फैसला है। जी। मामला जुड़ा है कैलाश वटी नाम की एक याचिकाकर्ता से, जो 81 साल की हैं और अपनी बहुत खराब सेहत के आधार पर पैरोल बढ़ाने की गुहार लगा रही थी। हाँ, ये केस काफी समय से चल रहा था। उनकी पैरोल बार बार बढ़ाई जा रही थी। बिल्कुल। और हमारे इस विश्लेषण का आधार है कोर्ट का जजमेंट WP/CRL 19762025। ये क्रिमिनल रिट याचिका होती है हाई कोर्ट में। जी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई, जब कानून के सख्त नियम होते हैं और दूसरी तरफ इंसानियत की पुकार होती है और एक बुजुर्ग बीमार कैदी की असाधारण परिस्थितियां हों, तो अदालत कैसे संतुलन बनाती है? ये हमेशा एक बहुत ही मुश्किल सवाल होता है कोर्ट के सामने। सही कहा। हम देखेंगे कि पैरोल, समय से पहले रिहाई और एक नया कॉन्सेप्ट जो आजकल चर्चा में है, घर पर नजरबंदी, इन सब पेचीदा मुद्दों पर कोर्ट ने क्या रुख अपनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। ये कैलाश वटी जी का मामला आखिर है क्या? जी। याचिकाकर्ता कैलाश वटी को उनके पति और बेटे के साथ सजा हुई थी। धाराएं थीं भारतीय दंड संहिता की 498A और 304B। अच्छा, ये तो दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से जुड़ी धाराएं हैं। जी हाँ। और सजा हुई थी 15 फरवरी 2000 को 7 साल की कठोर कारावास की सजा। 7 साल। और ये सजा फिर कंफर्म हो गई थी ऊपर की अदालतों से? हाँ, उनकी अपील पहले हाई कोर्ट गई, वहाँ 16 दिसंबर 2016 को खारिज हो गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए SLP लेकर, स्पेशल लीव पिटिशन, वो भी 20 मार्च 2017 को खारिज हो गई। तो मतलब सजा फाइनल हो गई 2017 में। जी। और इस बीच एक दुखद बात ये हुई कि जब अपीलें चली रही थीं, 27 मार्च 2015 को उनके एक बेटे की मौत हो गई थी। ओहो। और जब सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो गई, तो कैलाश वटी और उनके पति ने 15 फरवरी 2017 को सरेंडर कर दिया, जेल चले गए। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। सरेंडर करने के कुछ ही महीने बाद 20 जून 2017 को उनके पति की भी जेल में ही कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई। अरे बाप रे, मतलब पहले बेटा, फिर पति, और वो खुद जेल में। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात रहे होंगे। बहुत ज्यादा। और शायद इसी सब के असर से या उम्र के कारण उनकी खुद की सेहत भी बिगड़ने लगी। सरेंडर के सिर्फ 2 महीने बाद 16 अगस्त 2017 को वो जेल परिसर में ही गिर गईं। क्या हुआ फिर? उनकी जांघ की हड्डी, फीमर जिसे कहते हैं, वो टूट गई। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। अच्छा, तो तब उनकी उम्र करीब 73 साल रही होगी, और हड्डी टूटना इस उम्र में काफी गंभीर बात है। जी। तो क्या इसी आधार पर उन्हें पहली पैरोल मिले? जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने उनकी उम्र और इस गंभीर मेडिकल स्थिति को देखते हुए 12 अक्टूबर 2017 को उन्हें 1 महीने की पैरोल दे दी। ठीक है। उस वक्त तक उन्होंने अपनी 7 साल की सजा में से करीब 3 साल 11 महीने और 25 दिन काट लिए थे। रिमिशन मिलाकर नहीं, असल सजा। समझ गया। लेकिन फिर क्या हुआ? पैरोल पे बाहर आने के बाद भी शायद दिक्कतें जारी रही? हाँ, कहानी और जटिल हो गई। जैसे ही वो पैरोल पर रिहा हुई, उन्हें बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होने लगा। उन्हें फिर सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया, और वहां 29 अक्टूबर 2017 को पता चला कि जो पहली सर्जरी हुई थी दीनदयाल उपाध्याय में, वो शायद ठीक से नहीं हुई थी, त्रुटिपूर्ण थी। अरे, तो उनकी दोबारा सर्जरी करनी पड़ी, कूल्हे और जांघ की। ये 29 अक्टूबर 2017 को हुई। उन्हें 6 नवंबर 2017 को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि 3 महीने तक सख्त बिस्तर पर आराम करना है, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। बाप रे, मतलब 1 महीने की पैरोल मिली थी और यहाँ 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। तो वो तो पैरोल खत्म होने पर जो वापस जेल जा ही नहीं सकती थी। बिल्कुल नहीं जा सकती थी। और इसी मेडिकल ग्राउंड पर कोर्ट ने 1 दिसंबर 2017 को उनकी पैरोल 3 महीने और बढ़ा दी। अच्छा। और तब से लेके, मतलब दिसंबर 2017 से लेकर ये जो नवंबर 2025 का फैसला आया है, तब तक कोर्ट के अलग अलग आदेशों के जरिए उनकी पैरोल लगातार बढ़ती ही रही है। सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर? हाँ, सिर्फ और सिर्फ उनकी बिगड़ती मेडिकल स्थिति के आधार पर। वो कभी भी इतनी ठीक नहीं हो पाई कि वापस जाके सरेंडर कर सकें। तो अब इस लेटेस्ट याचिका के समय उनकी क्या स्थिति थी?
अब तो वो 81 साल की हो गई हैं। जी, अब वो 81 साल की है। याचिका में बताया गया कि वो पूरी तरह से बिस्तर पर है, बेड रिडन, और अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम जैसे खाना पीना या साफ सफाई, उसके लिए भी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है। बिना किसी सहारे के कुछ नहीं कर सकती। तो उनकी पिछली पैरोल की अवधि खत्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने फिर से कोर्ट में याचिका लगाई कि उनकी पैरोल 12 महीने और बढ़ा दी जाए। 12 महीने। और तब तक उन्होंने सजा कितनी काट ली थी? जेल रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने अपनी 7 साल की कुल सजा में से 4 साल और 7 दिन असल हिरासत में बिताए हैं। इसमें वो समय शामिल नहीं है जो उन्होंने पैरोल पर बिताया। अच्छा, 4 साल 7 दिन काट लिए हैं 7 में से। तो इस बार सरकार का क्या कहना था? क्या उन्होंने पैरोल बढ़ाने का विरोध किया? यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प मोड़ लेता है। राज्य सरकार के वकील ने पैरोल बढ़ाने का सीधा विरोध करने के बजाय एक अलग ही बात कही। उन्होंने दिल्ली जेल नियम 2018 के एक खास नियम का जिक्र किया, नियम 1246A। नियम 1246A? ये क्या कहता है? ये नियम, जो शायद 2024 में ही जोड़ा गया है, ये कहता है कि अगर कोई कैदी 70 साल से ज्यादा उम्र का है और वो अक्षम है, मतलब इनकैपेसिटेटेड है, अपने रोजमर्रा के काम खुद नहीं कर सकता, जैसे कि याचिकाकर्ता की स्थिति थी। जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही। तो ऐसे कैदियों की बची हुई सजा माफ करके उन्हें समय से पहले रिहा करने पर विचार किया जा सकता है। अरे वाह! तो सरकार एक तरह से खुद ही रास्ता सुझा रही थी। हाँ, कह सकते हैं। राज्य के वकील ने माना कि याचिकाकर्ता की उम्र 81 साल है, वो 70 से ज्यादा हैं और उनकी मेडिकल स्थिति भी ऐसी है कि वो अक्षम है। तो वो नियम 1246A के दायरे में आ सकती हैं और समय से पहले रिहाई के हकदार हो सकती हैं। लेकिन कोई लेकिन भी था इसमें। हाँ, लेकिन ये था कि ये अपने आप नहीं होता। इसकी एक प्रक्रिया है। पहले एक मेडिकल बोर्ड कैदी की जांच करके रिपोर्ट देगा कि वो वाकई अक्षम है या नहीं। फिर वो रिपोर्ट एक मूल्यांकन समिति, जैसे सेंटेंस रिव्यू बोर्ड होती है, उसके पास जाएगी और वो समिति फिर सरकार को सिफारिश भेजेगी कि सजा माफ करनी है या नहीं। अच्छा, तो इसमें समय लगता? बिल्कुल। तो राज्य के वकील ने कहा कि हमें ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए जेल विभाग को 4 हफ्ते का समय चाहिए। तो मतलब एक तरफ याचिकाकर्ता की पैरोल खत्म हो रही थी, वो वापस जा नहीं सकती थी। दूसरी तरफ सरकार कह रही थी कि शायद उन्हें छोड़ा जा सकता है, पर उसमें 4 हफ्ते लगेंगे। कोर्ट के लिए तो यह बड़ी अजीब स्थिति हो गई। बहुत अजीब। पैरोल बढ़ाएं तो नियमों का उल्लंघन, ना बढ़ाएं तो अमानवीय। इसी मुश्किल स्थिति में कोर्ट ने मदद के लिए एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, है ना, श्री विवेक गुरनानी। जी हाँ, एमिकस क्यूरी मतलब न्याय मित्र, जो कोर्ट की निष्पक्ष रूप से सहायता करते हैं। श्री गुरनानी ने कोर्ट के सामने 4 संभावित रास्ते सुझाए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। 4 रास्ते क्या थे वो? पहला रास्ता तो वही था जिसका जिक्र राज्य सरकार ने किया था, नियम 1246A के तहत समय से पहले रिहाई पर विचार करना। ठीक है। एमिकस ने भी कहा कि याचिकाकर्ता उम्र 81 और सजा काटने असल सजा का 50% से ज्यादा 4 साल 7 दिन काट चुकी थी, दोनों मापदंड पूरे करती हैं, और ये नियम 2024 में ही आया एक लाभकारी प्रावधान है। तो सुझाव था कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जल्दी से जल्दी इनके केस का मूल्यांकन करें। ये तो हुआ पहला रास्ता। दूसरा रास्ता था दया याचिका का। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दया याचिका दी जाती है। पता चला कि कैलाश वटी की एक दया याचिका 2018 से ही पेंडिंग है। 2018 से? मतलब करीब 7 साल से। जी हाँ। ये याचिका दिल्ली के उपराज्यपाल LG की सिफारिश के साथ गृह मंत्रालय को भेजी गई थी, लेकिन तब से उस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। 7 साल की देरी। हाँ, तो एमिकस ने सुप्रीम कोर्ट के AG पेरारेवलन बनाम राज्य वाले केस का हवाला दिया। उस केस में कोर्ट ने कहा था कि दया याचिकाओं में अगर बहुत ज्यादा देरी होती है और वो देरी कैदी की वजह से नहीं है, तो कोर्ट उस पर सवाल उठा सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अच्छा। तो सुझाव ये था कि हाई कोर्ट या तो गृह मंत्रालय से कहे कि भाई जल्दी फैसला करो, या फिर कोर्ट को बताओ कि क्या स्थिति है, क्यों देर हो रही है। ये हुआ दूसरा रास्ता। तीसरा क्या था? राज्यपाल भी माफ कर सकते हैं। जी, कुछ मामलों में। तो सुझाव ये था कि हो सकता है कि 2018 में LG ने जो सिफारिश गृह मंत्रालय को भेजी थी वो याचिकाकर्ता के पक्ष में ही हो।
अगर ऐसा है तो शायद एलजी खुद ही अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें माफी दे सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 की जरूरत ही ना पड़े। तो कोर्ट ये पता लगा सकता था? हाँ, एमिकस का सुझाव था कि कोर्ट एलजी ऑफिस से वो सिफारिश का रिकॉर्ड मंगाकर देख सकता है कि उसमें क्या लिखा था। दिलचस्प। और चौथा रास्ता? चौथा रास्ता एक अंतरिम उपाय था। मतलब जब तक पहले रास्ते समय से पहले रिहाई या दूसरे तीसरे रास्ते दया याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक क्या किया जाए? हाँ, क्योंकि याचिकाकर्ता तो बिस्तर पर थी। बिल्कुल। तो चौथा सुझाव था घर पर नजरबंदी, यानी हाउस अरेस्ट का। सुझाव था कि उनकी गंभीर मेडिकल हालत को देखते हुए उन्हें फिलहाल घर पर ही अपनी बची हुई सजा काटने की अनुमति दे दी जाए। घर पर नजरबंदी सजा के तौर पर? हाँ, अंतरिम तौर पर। इसके समर्थन में एमिकस ने कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला भी दिया जहां ऐसे आदेश दिए गए थे। तो ये 4 विकल्प कोर्ट के सामने रखे गए। अब कोर्ट ने इन पर कैसे विचार किया? यहीं पर असली कानूनी और मानवीय कश्मकश शुरू हुई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने सबसे पहले पैरोल के मौजूदा नियमों को बहुत ध्यान से देखा। दिल्ली जेल नियम 1198 क्या कहता है कि पैरोल एक अस्थायी रिहाई है जिसका मकसद होता है कि कैदी अपने परिवार और समाज से जुड़ाव बनाए रख सके। ये कोई अधिकार नहीं है, सुविधा है। सही कहा। ये कैदी का कानूनी अधिकार नहीं है, ये एक रियायत या सुविधा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने पूनम लता बनाम ML वधावन केस में कही थी, पैरोल पर बिताया गया समय आपकी सजा की अवधि को कम नहीं करता, वो सजा में गिना नहीं जाता। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। कोर्ट ने इंदर सिंह बनाम राज्य केस का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि कैदियों के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लेकिन नियमों में पैरोल की अवधि की सीमा है। हाँ, और यही कोर्ट के सामने सबसे बड़ी बाधा थी। नियम 12(12) और 12(12)A बिल्कुल साफ कहते हैं कि सामान्य पैरोल एक सजा वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते के लिए मिल सकती है। सिर्फ 8 हफ्ते? हाँ, और अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जैसे कोविड महामारी थी तो उसे और 8 हफ्ते बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल मिलाकर लगभग 16 हफ्ते या 4 महीने। और इस मामले में तो याचिकाकर्ता सालों से पैरोल पर थी। जी, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को पहले ही इस कानूनी सीमा से कई ज्यादा पैरोल मिल चुकी थी और ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल आधार पर कोर्ट के आदेशों से हुआ था, नियमों के तहत नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि अब हम और पैरोल नहीं दे सकते क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते। बिल्कुल। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वो हाईकोर्ट है और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति का इस्तेमाल करके वो कानून या नियमों को फिर से नहीं लिख सकते या उन्हें अनदेखा करके अनिश्चित काल तक पैरोल नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि ये असाधारण शक्ति शायद सुप्रीम कोर्ट के पास होती है अनुच्छेद 142 के तहत, जिससे वो पूर्ण न्याय करने के लिए कुछ विशेष आदेश दे सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो एक तरफ सख्त नियम थे जो और पैरोल देने से रोक रहे थे, दूसरी तरफ एक 81 साल की बिस्तर पर पड़ी बीमार महिला की स्थिति थी। कोर्ट ने इस मानवीय पहलू को कैसे तोला? कोर्ट ने इस पर बहुत संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने कहा कि वो एक 81 वर्षीय महिला जो पूरी तरह बिस्तर पर है, कई बीमारियों से जूझ रही है, उसकी पीड़ा और दुर्दशा से आंखें नहीं मूंद सकते। सही बात है। कोर्ट ने कहा कि किसी को सजा देने का मतलब ये नहीं है कि उसके मानवाधिकार छीन लिए जाएं या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए। ये भी साफ था कि याचिकाकर्ता अपनी बची हुई सजा जेल में काटने की हालत में बिल्कुल नहीं है। और जेल अधिकारी भी शायद उनकी देखभाल नहीं कर पाते। हाँ, कोर्ट ने ये भी माना कि जेल अधिकारियों के लिए भी संभव नहीं है कि वो उन्हें 24 घंटे वो विशेष देखभाल और मेडिकल सुविधाएं दे सकें जिनकी उन्हें जरूरत है। तो कोर्ट फंस गया। नियम कहते हैं पैरोल नहीं, हालात कहते हैं जेल भेजना अमानवीय। यही धर्म संकट था। नियमों के पार जाकर पैरोल दे नहीं सकते और याचिकाकर्ता को इस हालत में सरेंडर करने का निर्देश देना भी क्रूरता होती। तो फिर कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के बाकी सुझावों पर ध्यान दिया होगा। दया याचिका वाले सुझावों का क्या हुआ? हाँ, कोर्ट ने उन पर विचार किया। जो दूसरा और तीसरा सुझाव था, दया याचिका में देरी पर न्यायिक समीक्षा करना या एलजी की सिफारिश देखना, कोर्ट ने उसे इस स्टेज पर उचित नहीं माना। क्यों? देरी तो हुई थी। कोर्ट का मानना था कि दया याचिका पर फैसला लेना कार्यपालिका, सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल का विवेकाधिकार है।
जब तक वो कोई फैसला नहीं ले लेते तब तक कोर्ट का उसमें दखल देना सही नहीं होगा। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा। अच्छा। और कोर्ट ने ये भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने खुद अपनी याचिका में इस देरी को कोई मुद्दा बनाया भी नहीं था, और जो पैरा रिवलन केस का हवाला दिया गया था उसमें राहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्ति अनुच्छेद 142 के तहत दी थी, जो हाईकोर्ट के पास है ही नहीं। तो दया याचिका वाले रास्ते एक तरह से बंद हो गए उस समय के लिए। हाँ, तो अब बचे दो विकल्प। पहला, समय से पहले रिहाई पर विचार, और चौथा, घर पर नजरबंदी। कोर्ट ने देखा कि राज्य सरकार खुद ही पहले विकल्प यानी समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें 4 हफ्ते लगेंगे। तो सवाल था कि उन 4 हफ्तों में क्या हो। बिल्कुल, क्या याचिकाकर्ता को उन 4 हफ्तों के लिए जेल भेजा जाए? कोर्ट को ये बिल्कुल भी उचित और मानवीय नहीं लगा। स्वाभाविक है। इसीलिए कोर्ट को एमिकस का चौथा सुझाव यानी अंतरिम उपाय के तौर पर घर पर नजरबंदी सबसे ज्यादा व्यवहारिक और मानवीय लगा। लेकिन घर पर नजरबंदी सजा मिलने के बाद ये कितना आम है भारत में? क्या कोर्ट ने इस पर कुछ कहा? हाँ, कोर्ट ने इस पर चर्चा की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गौतम नवलखा बनाम NIA केस का जिक्र किया, जहां हाउस अरेस्ट पर काफी विचार हुआ था, हालांकि वो मामला सजा से पहले का था। अच्छा। कोर्ट ने माना कि सजा के बाद पोस्ट कन्विक्शन घर पर नजरबंदी भारत में बहुत आम प्रैक्टिस नहीं है। ये ज्यादातर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक नजरबंदी कानूनों में इस्तेमाल होता है। अमेरिका जैसे देशों में ये सजा के एक तरीके के तौर पर ज्यादा प्रचलित है। तो फिर कोर्ट ने इसे कैसे जायज ठहराया? कोर्ट ने पाया कि हालांकि ये आम नहीं है, लेकिन असाधारण स्थितियों में ऐसा किया गया है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के इन रे ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स मामले और मद्रास हाईकोर्ट के M राजेश्वरी मामले का हवाला दिया। उन मामलों में क्या था? खासकर कलकत्ता हाईकोर्ट वाले मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के एक 2010 के सर्कुलर का जिक्र किया था। उस सर्कुलर में राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे ऐसे नियम बनाएं जिससे बहुत गंभीर रूप से बीमार या मरणासन कैदियों को जेल में मरने के बजाय अपने परिवार के बीच गरिमा से अंतिम सांस लेने की अनुमति दी जा सके। ये तो बहुत मानवीय सोच है। जी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना था कि कारावास का मतलब सिर्फ जेल की 4 दीवारी में बंद होना नहीं, बल्कि घूमने फिरने की आज़ादी पर रोक है। और अगर कोई कैदी मरणासन है या बेहद बीमार है तो उसे घर पर नजरबंद रखना भी एक तरह का कारावास ही है, और ये मानवीय भी है। तो इन सब तर्कों और याचिकाकर्ता की असाधारण स्थिति को देखते हुए जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला क्या दिया? कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के मामले पर नियम 124A के तहत विचार करके कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेते, तब तक याचिकाकर्ता को उनके बेटे तिलक राज, जिन्होंने एक एफिडेविट देकर मां की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ली थी, कि देखरेख में उनके घर पर ही नजरबंद रखा जाएगा। यानी उन्हें जेल वापस नहीं जाना होगा, घर पे ही रहना होगा। जी हाँ, घर पर ही। लेकिन ये आज़ादी नहीं है, ये नजरबंदी है। इसके लिए कोई शर्तें भी लगाई गई, जैसे जमानत वगैरह? हाँ, कुछ मानक शर्तें लगाई गईं। याचिकाकर्ता को 10,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा और इतनी ही रकम की 2 जमानतें देनी होंगी जो संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट के सामने पेश की जाएंगी। और क्या शर्तें थी? मुख्य शर्त ये थी कि उन्हें अपने घर की 4 दीवारी छोड़कर कहीं जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना हो तभी वो बाहर जा सकती हैं, वो भी शायद अनुमति लेकर। समझ गया। और वो जो समय से पहले रिहाई वाला मामला था, उस पे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता के समय से पहले रिहाई के आवेदन पर बहुत तेजी से विचार करें, अधिमंतः 4 हफ्तों के भीतर इस पर निर्णय ले लें। तो एक तरह से कोर्ट ने एक फौरी राहत दी और स्थायी समाधान के लिए अधिकारियों को जल्दी करने को कहा। बिल्कुल सही।